के उन चीज़ों का रिवीजन कर जीव जनन कैसे करते हैं, दो चर वाले दूसरे समीकरण के लिए भी करना। इतना हाल एक और अध्याय, इसकी आयु कुछ। जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वन शॉट वीडियो है। हिंदी मीडियम का हमारा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। और ये गणित का होने वाला है। इस ऐसे ही हमने कई सारे वीडियो साइंस के भी बनाए हैं, बन भी रहे हैं, और गणित के बन चुके हैं कुछ वीडियो, कुछ अभी बनते ही जा रहे हैं। वन शॉट वीडियो जैसा कि आप जानते हैं, एक ही वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट आपका पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए, ठीक है। क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, और जब परीक्षा नज़दीक आती है तो हमारे दिमाग में वो चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा कुछ मटेरियल मिल जाए जिस वजह से हम बहुत कम टाइम में क्या कर सके, उन चीज़ों का रिवीजन कर सके जो हमने पूरे साल के दौरान पढ़ी है। उसमें से एक हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता है, और बच्चों की थोड़ी परेशानी भी ये चैप्टर हुआ करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, हमने यहाँ पर अभी तक कई सारे ऐसे वीडियो बनाए हुए जो हमारे चैनल प्रवीण एजुकेशन ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसमें हमारा मानव नेत्र, हमारा पर्यावरण, और ये जैसे कि प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन है, जीव जनन कैसे करते हैं, त्रिकोणमिति के परिचय के सब वीडियोस अवेलेबल है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के प्रायिकता पूरा का पूरा वन शॉट आ चुका है इसका, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, मनुष्य पाचन तंत्र वाले भी वीडियोस ऑलमोस्ट सब हमारे चैनल पे यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। साथ ही साथ ये वही वाले हमारे वन शॉट वीडियो जो इसी ढंग से आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे प्रवीण एजुकेशन ग्रुप पर, वो भी हिंदी में, ठीक है। अभी चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि दिया है, दो चर वाले रैखिक युग्म। क्या लिखा है? दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, या दो चर वाले समीकरण, वो भी युग्म। कैसे युग्म? पहले हम लोग जो वर्ड से उसको आइडेंटिफाई करते, पता करते कि चैप्टर के नाम का क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। दो चर का मतलब समझ रहे हो, चर अचर क्या है? पहले मैं आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा कि व्हाट डज मीन ऑफ चर एंड अचर। क्या है ये हमारा चर और अचर शब्द, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको अंतर पता नहीं होगा तो चैप्टर पूरा समझ में ही नहीं आने वाला है स्टूडेंट। अचर संख्या वो होती जो नहीं बदलती हो, जो कैसी हो, नहीं बदलती, ऐसी चीज़ें, ऐसी संख्या, ऐसे पद जो नहीं बदलते, ठीक है। वैसे पद जो नहीं बदलते, जैसे कि तीन। अब तीन तो तीन ही है, हम बोलेंगे बताओ बेटा तीन उंगली, तो तुम यूँ करके तीन दिखा दोगे, ठीक है। मैं बोलूँ बताओ बेटा दो उंगली, तुम यूँ करके दिखा दोगे। मैं बोलूँगा बताओ बेटा एक उंगली, तुम एक उंगली दिखा दोगे। अब एक चीज़ सोचो, यहाँ पर क्या है? तीन, वो बदलने वाला ही नहीं है। तुम्हारे लिए, मेरे लिए तीन तीन ही है। कितना है? एक, दो और तीन, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे चार, तो चार भी वही है। क्या चार बदल सकता है? क्या चार की वैल्यू अलग अलग हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। चार, ये चार उंगलियां क्या है? हमारी चार है। लेकिन जहाँ मैं यहाँ पर बात करूँ चर के अंदर, तो ये बदलता है। जैसे कि x का मान, अब x का मान अलग अलग है। हम जैसे पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, 7वीं में पढ़े हैं, 8वीं में पढ़े हैं, 9वीं में पढ़े हैं, x y z ऐसा आया हुआ। माना x बराबर 3, माना x बराबर 5, माना x बराबर -2। तो ये x के मान क्या हो रहे? बदल रहे कि नहीं बदल रहे? कभी कभार x का मान 3 हो रहा है, कई बार 5 हो रहा है, कई बार -2 हो रहा है। मतलब चर पद किसे कहेंगे? जिनका मान बदलता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो चैप्टर में क्या लिखा था हमारे? दो चर वाले। तो यहाँ पर चर भी कितने होंगे? दो होंगे। कितने चर होंगे? पूरे के पूरे चैप्टर में दो चर मिलेंगे। जैसे x y होगा, m x होगा, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन जनरली हमारे बुक के अंदर कैसे दिए? 2x + 3y = 0। कुछ इस ढंग से समीकरण दिए हुए होंगे, ठीक है। अब जो न बदले चर, जैसे कि जो न बदले वो क्या कहलाएगा? अचर। और चर जो बदलता हो, ठीक है। जैसे कि x की वैल्यू कभी 0 हो सकती है, कभी 2 हो सकती है, कभी ये 2 होएगा अचर, और कभी 1 होगा, कभी 5 होगा। लेकिन 2 तो 2 ही है, 1 तो 1 ही है, 5 तो 5 ही है। ये वैल्यू नहीं बदलेगी। अब x की वैल्यू बदल रही है, मतलब x की वैल्यू 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो x बराबर कुछ भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर अचर में क्या आएगी? संख्याएं, और चर में क्या आएंगे? ABCDEFGHIJ, जिनके मान बदलते ही रहते हैं। तो क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा, ठीक है। अब कितने यहाँ पर? दो चर वाले। दो चर मतलब दो चर होंगे, एक x होएगा, एक y है, ठीक है। ऐसे हमारे समीकरण युग्म मिलेंगे। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा मतलब होते दो,
ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कभी भी एक समीकरण नहीं मिलेगा, समीकरण दो ही मिलेंगे। किसी भी सवाल में आप देखोगे कितने समीकरण मिलेंगे, दो समीकरण आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये क्लियर हो जाना चाहिए मगज में हमारे। जैसे कि एक समीकरण मैंने यहाँ पे लिखा है 2x + 3y = 3, ये एक समीकरण। दूसरा क्या है 3x + 2y = 1, ये एक मेरे पास दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पर कितने समीकरण मुझे मिले, दो समीकरण है, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन से समीकरण है, रैखिक युग्म समीकरण है। कैसा है, रैखिक। रैखिक मतलब किसी की भी घात 2, 3, 4, 5 नहीं है, किसी की भी घात यहाँ पर 2x का स्क्वायर नहीं है, ना कि घात 3 है, सबकी घात क्या है, एक ही है, या तो दिखाएंगे ही नहीं। अब ये x की घात क्या है, 1 है, y की घात क्या है, 1 है, y की घात क्या है, 1 है, x की घात भी यहाँ पर क्या है, 1 है। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि भाई हमारी जो घात है वो यहाँ पर नहीं बदल रही है, यानी घात हमारे फिक्स है, वो क्या है, 1 ही रहने वाली है, ठीक है। तो इस ऐसे समीकरणों को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। अब इसका मानक स्वरूप क्या होता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है ax + by + c = 0, ये इसका मानक स्वरूप है। मानक स्वरूप मतलब ये एक ही जगह कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 5x, फिर प्लस इधर कितना है, b की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 3y, प्लस ये c की जगह कोई संख्या हो सकती है, जैसे कि 3 हो सकती है, बराबर में 0। तो ये एक मानक स्वरूप है, ये जो है वो क्या है, एक मानक स्वरूप है। समझ में आई बात। a और b का मान कभी भी इधर 0 नहीं होगा। अगर a और b का मान 0 हो गया तो समीकरण बनेगा ही नहीं फिर, ठीक है। जैसे हमारी बुक में दिया है कि भाई यह आप जानते हैं कि यह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और a और b दोनों शून्य नहीं है, ध्यान रखेंगे, a और b क्या नहीं है, शून्य नहीं होंगे। मान लीजिए a = 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा पद शून्य हो जाएगा, क्योंकि इधर मैंने 0 रखा a की वैल्यू, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, क्योंकि 0 का गुणा x से होगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा फिर तो। समझ में आई बात। अगर मान लीजिए मैं b की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y से गुणा होएगा 0 का, तो ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, बचा क्या, सिर्फ c ही बचा। तो ये समीकरण बनेगा ही नहीं ना, मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास a और b कभी भी यहाँ पर शून्य नहीं होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम थोड़ा सीखते ग्राफीय निरूपण। क्या चीज़ है ग्राफीय निरूपण। अब मैंने यहाँ पर दो समीकरण लिए, मैं आपको ये ग्राफ मैंने एक लिया है साथ में, उस पर निरूपित करके दिखाऊंगा, ठीक है, किस ढंग से हल मिलेंगे। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रश्नावली पे चले जाते हैं, प्रश्नावली में दिया थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके चले जाते हैं। रियल इस चैप्टर का जो रियल बेस है या रियल फैक्ट बेस है वो क्या है, ग्राफ। अगर आपने ग्राफ नहीं समझा है और आप डायरेक्ट ही सवाल करने चले गए, आप प्रतिस्थापन विधि सीख लिए, आप विलोपन सीख लिए, तो चैप्टर का बेस आपको नहीं आता इसका मतलब, ठीक है। तो ग्राफ में क्या है देखो, जैसे कि हमारा मैंने यहाँ पर रखा 0, इसको यहाँ पर कर दिया 1, इसको कर दिया 2, इसको कर दिया 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 कर दिया। इधर मैंने करूँगा -1, इधर करूँगा -2, इधर करूँगा -3, इधर करूँगा -4, इधर करूँगा -5, ये -6। ऊपर जाएगा हमारा धन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर क्या जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 स्टूडेंट्स, और ये -6। समझ में आया क्या किया। ये हम 9वीं में 7वीं में सीखे ग्राफ बनाना, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष हम लोग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक ऐसा कोठा बनाऊंगा जो हम 9वीं में बनाया करते थे, ठीक है। मैं इधर एक्स करूँगा, इधर क्या करूँगा, वाई करूँगा। फिलहाल मैं इस समीकरण को रखता हूँ थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ओके। अभी क्या करूँगा, इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा और आंसर्स ले आऊँगा, ओके। मैं इस समीकरण में समझ लूँगा किसी एक वैल्यू को हमें मानना। मान लीजिए मैंने y = 0, जैसे कि x + y =
क्या लिखा है मैंने, 1 लिखा है। समझिए, मैंने मान लीजिए y बराबर क्या 0 माना है, तो x बराबर क्या होगा, y बराबर अगर 0 रख देते तो बराबर x बराबर क्या होगा, यहाँ पर ये 0 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैंने y अगर 0 रखा है तो x क्या होएगा, 1 होगा। समझ में आई बात, मैंने क्या वैल्यू रखी है। अब मैं y बराबर कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, ये इसके अंदर का रखना अच्छा रहेगा। मान लीजिए y बराबर मैंने रखा है 2, क्या रखा है 2, तो y बराबर क्या रखूँगा 2, तो x कितना मिलेगा मुझे, बराबर ये 1 था। अब ये प्लस में 2 उसको उधर ले जाना पड़ेगा 1, और प्लस 2 उधर आ जाएगा -2, 1 में से 2 घटेगा तो -1, तो x बराबर क्या आया, -1 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, x बराबर -1 आया। इसी ढंग से अब मैं एक और वैल्यू निकाल लेता हूँ, जैसे कि x + y बराबर 1, ये हमारा समीकरण है। तो मैं इधर x लिखा और y की वैल्यू में मान लेता हूँ, क्या मानूँ, चलिए मान लीजिए इधर मैंने रखा है -1, क्या रखा है -1 बराबर ये 1 है। अब -1 को उधर ले जाऊँगा तो 1, ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, सिर्फ अकेला x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 1 हो गया 2। तो मैंने y बराबर कितना माना है, -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इतनी वैल्यू मुझे मिली, ठीक है, इतनी वैल्यू मुझे मिली। अब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूँगा, जब ग्राफ में मैं प्लॉट करूँगा तो क्या होगा, मुझे एक रेखा मिलेगी। फिर मुझे इस समीकरण से भी ग्राफ में प्लॉट करके दूसरी रेखा प्राप्त करनी है। वो रेखा क्या एक दूसरे को क्रॉस करती है, या वो दोनों रेखा एक दूसरे के आजू बाजू से निकल जाती है, या एक दूसरे के ऊपर संपाती है, या वो दोनों रेखाएँ एकदम समांतर यानी पार्श्व क्रम में चल रही है, तो वो हम समझेंगे। आपको ध्यान से टिके रहना, सिर्फ आधा घंटा आपको थोड़ा सा समझना इस चैप्टर को, फिर पीछे का आपको एकदम फ्लो मिलेगा, आप इजीली इसको ग्रैब कर जाओगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो। अब x की वैल्यू हमारी इस बिंदु के लिए, मान लीजिए एक बिंदु ये वाला है, एक बिंदु ये वाला है, एक बिंदु ये वाला है। x का 1 तो y का क्या हो जाएगा 0। अब x का 1 है और y का क्या हो जाएगा 0, तो यहीं पहला बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। ये बिंदु दर्शन हम लोग सीखे थे, कई बार सीखे हुए, 9th में सीखे, 8th में सीखे। ठीक है, तो पहला बिंदु यहाँ मिलेगा ग्राफ में। दूसरा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1 और y की 2। अब x की कहाँ है -1, ये रही, और y की क्या है 2 है, तो कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो दूसरा बिंदु मुझे यहाँ मिला। तीसरा बिंदु कहाँ मिलेगा, x का 2, देखो x का 2 ये रहा, ठीक है, और y का -1, तो y का -1 कहाँ है, यहाँ पर है ना, y का -1 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर मुझे बिंदु मिला। अब मैं इनको एक रेखा में डालूंगा तो मुझे लगभग कैसे मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। अब मैं वही काम दूसरे के लिए करता हूँ, क्या करूँगा, मुझे वही काम यहाँ पर इस दूसरे समीकरण के लिए भी करना है। अब दूसरे समीकरण के लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, किसी एक की वैल्यू रखूँगा, दूसरे की निकालता जाऊँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है y की वैल्यू मैंने 1 रखी, ठीक है, तो x की क्या मिलेगी, माइनस तो यहाँ पे रहने वाला है, y की 1 मिली और ये 3 है, और 1 उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, प्लस में 1 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हुआ 4, तो x बराबर कितना मिला 4। जब मैंने y की वैल्यू कितनी मानी -1, तो मैं इधर वैसे ही कोष्टक बनाऊंगा x और y का, ठीक है, x और y का। अब मैंने इधर वैल्यू कौन सी मानी थी, y की, कितनी मानी थी 1। हम दोनों में से किसी एक की मान सकते हैं, इसकी क्या मानी थी 1 मानी है मैंने, तो मुझे x कितना मिला भाई साहब 4 मिला है। समझ में आई बात। मैं ऐसा ही फिर से करूँगा, किसके लिए करूँगा, मैं फिर से इसी के लिए करूँगा x, और इस बार मैं y की वैल्यू मानता हूँ 0, y की क्या मानता हूँ 0, तो मुझे x कितना मिलेगा, x बराबर ये 0 है तो ये कितना मिला 3, तो जहाँ मेरा y 0 है तो x मुझे कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अब मैं यहाँ पर करता हूँ हमारा इसको मानता हूँ -1, क्या करता हूँ, ये माइनस में इधर मैं मानता हूँ -1, किसको 1 माना, माइनस y का -1, तो x का कितना मिलेगा भाई, ये माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 है, तो -1 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 -1, और इधर घटेगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो इधर कितना लिखूंगा मैं, यहाँ पर 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं इसका एक ग्राफ बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा, मुझे कैसे बिंदु मिलेंगे, x का 4 y का 1, ठीक है, x का 4 और y का 1, मुझे पहला बिंदु यहाँ मिला। दूसरा x का 3 y का 0, x का 3 और y का 0 मुझे यहाँ मिलेगा। तीसरा x का 2 और y का -1, x का 2 और y का -1, मतलब तीसरा बिंदु यहाँ मिला। अब इन तीनों को मिलाऊंगा तो कैसी रेखा मुझे मिलेगी, कुछ ऐसी मिलेगी। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रेखाएं कहाँ क्रॉस कर रही है, यहाँ पर एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, या यहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो ये ग्राफ देखकर अपने को पता लगाना है कि इनका हल कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों रेखाएं जब मैंने प्लॉट की तो वो कैसी मिल रही है, ऐसी क्रॉस करती हुई, यानी इसको कैसे लिखेंगे, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं, कैसी, प्रतिच्छेदित करती हुई,
करती हुई। अब इसका अर्थ एक अलग अर्थ निकलेगा, या फिर ऐसा होगा जैसे एक रेखा यूँ गई है, ठीक है, दूसरी इसी के ऊपर आ गई है, तो इस रेखा को अपने कैसा कहेंगे कि भाई ये दोनों के दोनों कैसी है, समपाती है। या कई बार ऐसा होगा कि एक ऐसी लाइन मिली है अपने को और दूसरी कैसी मिल रही है, दूसरी एकदम इसके समांतर मिल रही है, पैरेलल। या फिर एक ऐसी है दूसरी कैसी है, ऐसी है, पैरेलल मतलब एकदम समांतर है। यानी इसको मैं एंड तक ले जाऊंगा, अनंत तक भी ले जाऊंगा ना, कई दूरी तक, कई गुना दूरी तक ले जाऊंगा, तो ये एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक है, ऐसे चलती जाएगी, इधर भी चलती जाएगी और इधर भी चलती जाएगी। तो ये हल को अपने क्या कहेंगे, एक ऐसा हल मिल रहा है मुझे, समांतर हल मिलता है। कैसा कहूँगा मैं, समांतर। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, कई बार हल आपको कैसा मिलेगा भाई, ऐसे प्रतिच्छेदित करती हुई, एक मैंने दिखाया। कई बार हल कैसा मिलेगा, मान लीजिए एक ये रेखा थी मेन, दूसरी रेखा यहाँ से जा रही, तो ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। कई बार ऐसा होगा एक रेखा मिली है और दूसरी उसी के ऊपर ऊपर आई है, तो ये भी अपने को एक हल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि बुक से मैंने चीज़ें उठाई है आपके NCERT से, जैसे कि यहाँ पर दो लाइनें क्रॉस कर रही है। जब ये क्रॉस कर रही है तो मात्र क्या मिलेगा, एक हल मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। समांतर है तो यहाँ पर कहेंगे कोई हल नहीं मिलेगा, और एक दूसरे के ऊपर है, संपाती है, तो अनंत हल मिलेंगे। तो यहाँ पर जब लिखा है कि इतने हल मिलेंगे, उतने हल मिलेंगे, इसका मतलब क्या है, जब ये लाइनें कितनी जगह क्रॉस कर रही है, आपको ये ध्यान देना है। ये जो लाइनें हैं, रेखाएं कहाँ कहाँ क्रॉस कर रही है, कहाँ कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है। क्या एक जगह कर रही है, या बहुत जगह कर रही है, या बिल्कुल नहीं कर रही है। देखो क्रॉस कहाँ कहाँ करेगी। जैसे कि मेरे पास ये लाइट्स है, ठीक है, अब ये दो रेखाएं हैं, इनको मैं दोनों को ऐसे ले जाऊंगा तो कितनी जगह क्रॉस कर रही है, सिर्फ एक जगह कर रही है। मैं इसके ऊपर ही रख दूं तो हर बिंदु पे क्रॉस कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, संपाती। लेकिन मैंने इसको एक को यहाँ रखा, दूसरी को यहाँ रखा है, तो ये कितनी जगह क्रॉस कर रही है, समझ में आ रही, कहीं क्रॉस ही नहीं कर रही है एक दूसरे को, कहीं प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका हल क्या है, इन समीकरणों का हल क्या है ही नहीं। मतलब हल कब मिलेगा, जब ये प्रतिच्छेदित करेगी। यहाँ पर कितना हल है, एक और अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब इसके जैसा हल नहीं होगा, मात्र और मात्र एक हल होगा, इसी के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, अनेक हल है, इधर भी हल मिल रहा है, इधर भी 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 मिल रहा है, हर जगह मुझे क्या मिल रहा है, हल मिल रहा है। समझ में आई। और इसे कैसी रेखाएं कहेंगे, दोनों को समपाती कहेंगे। कैसे कहेंगे, समपाती। अनंत हल मिलेंगे, यानी अनेक हल, ये वाली कंडीशन। अब यहाँ पे क्या है, समांतर, कोई हल नहीं मिलेगा। समांतर मतलब क्या, एक ये है, दूसरी एग्जैक्टली इसके ऊपर है। अब इनको अनंत तक भी ले जाऊंगा तो क्या एक दूसरे से मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एकदम कैसी है, समांतर यानी पैरेलल है, तो यहाँ पर कोई भी हल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हल कितना मिल रहा है, एक जगह, क्योंकि प्रतिच्छेदित कहाँ कर रही है, किसी एक पॉइंट पर प्रतिच्छेदित कर रही है। अगर यहाँ पे प्रतिच्छेदित करे तो भी क्या है, एक हल मिलता है। तो यहाँ पे समझना है हल कहाँ कहाँ मिल रहा है भाई। तो हल कहाँ मिल रहा है, जहाँ प्रतिच्छेदित करती है रेखा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा समीकरण बनाना सीखते हैं। प्रश्नावली 3.1 में दिया, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। भाई समस्या वाली बात यही है कि स्टूडेंट से समीकरण नहीं बनते। ध्यान से देखना, मैं इसी एक ही लेक्चर के अंदर आपको समीकरण बनाना सिखाऊंगा। क्या लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब क्या बोलता है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। तो माना मैंने उम्र किसी एक की मुझे माननी पड़ेगी। माना आफताब की आयु बराबर क्या हो जाएगी, x, ठीक है। चलिए और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, और पुत्री की आयु वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी y के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है भाई इतना। अब आफताब की आयु बराबर x और पुत्री की आयु बराबर y, ये उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान है। अब x में कुछ भी हो सकता है। अब x मतलब क्या, वो कौन सा पद है भाई,
चर पद है, मतलब बदल सकता है। इसकी आयु कुछ भी हो सकती है, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, कुछ भी हो सकती है। समझ में आई बात? अब एक चीज़ सोचो आप यहाँ पर, इसने बोला है 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व क्या होगा? 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले की बात करें तो 7 वर्ष पहले आप साहब की आयु क्या होगी, मुझे बताओ आप। 7 वर्ष पहले मान लीजिए अभी इसकी उम्र x है, ठीक है, तो 7 वर्ष पहले क्या रही होगी, ठीक है, 7 वर्ष पहले क्या रही होगी, 7 वर्ष पहले क्या रही होगी। जो अभी की उम्र है x, उसमें से 7 घटा दूंगा। समझ में आ रही बात? मेरे को कोई बोलता आज मेरी उम्र 20 है, तो 2 वर्ष पहले क्या रही होगी? 18 रही होगी। 2 वर्ष पहले मतलब 2 घटाना पड़ेगा मेरी उम्र से। 7 वर्ष पूर्व मेरी कितनी रही होगी? फिर 18 हो जाएगी। और मेरी मम्मी की क्या हो जाएगी? उनकी अगर 40 है तो उनकी कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। मेरी अगर आज 25 है तो 7 वर्ष पूर्व मेरी कितनी हो जाएगी? 25 में से क्या मुझे 7 घटाने पड़ेंगे। इसी ढंग से यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? x - 7। अब बोल ले पुत्री की आयु, भाई उसकी भी तो कुछ ना कुछ कम होगी ना। 7 वर्ष पहले तुम्हारी आयु कम थी तो तुम्हारे भाई और बहनों की भी तो कम होगी। कितनी होगी? तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या रह जाएगी? तो y - 7 रह जाएगी। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं अब? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब हमारी परिस्थिति 1 में क्या बता रहे हैं? परिस्थिति हमारी 1, परिस्थिति क्या है? पहली क्या बोलता है? 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितना गुना था? 7 गुना था। मैं मतलब कौन? आफताब। तो आफताब को इधर रख देता हूँ। 7 वर्ष पहले जो आफताब था अपनी पुत्री का कितना गुना था? तो y - 7 का कितना गुना था? 7 गुना था। समझ में आया? ये स्टेटमेंट का मैंने यहाँ पर समीकरण फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि 7 वर्ष पहले तो x - 7, x - 7 मैं तुमसे कितना गुना था? अपनी पुत्री की तुलना में कितना गुना था? 7 गुना था। बस अब इसका समीकरण बन जाएगा और समीकरण बनाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - 7 बराबर 7 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 7y माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 49 और x -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7y - 49 और ये -7 उधर जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, सबको इधर साइड ले आते हैं ना, सबको इधर ही साइड ले आते। ये x है, 7y इधर आएगा तो माइनस में 7y। रवीना आवाज़ नहीं। -49 इधर आएगा तो प्लस में 49 बराबर आएगा 0। अभी इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? x - 7y फिर क्या हो जाएगा? -7 और प्लस 49 मतलब 7 को 49 में से घटा देंगे तो कितना मिलेगा बताइए भाई? माइनस में कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा भाई। 9 में से क्या 7 घटा रहे तो यहाँ पर 42 बराबर 0। ये हमारा बनता है पहला समीकरण। तैयार हो गया मेरे पास समीकरण। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा भाई? दूसरे समीकरण में आफताब क्या कहता है? ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। भाई अब से 3 वर्ष बाद की बात बोल रहा हूँ। भाई क्या बोल रहा है? अब से 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद में क्या करूँगा? अब दोनों की उम्र में 3 ऐड कर दूंगा। भाई वर्तमान उम्र x है तो 3 वर्ष बाद क्या 3 ऐड करूँगा। तो आफताब बोलता अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना गुना हूँ? ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद ये आफताब की उम्र, ये इसकी पुत्री की उम्र है तो 3 वर्ष बाद जो आफताब है उसकी पुत्री का कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। मतलब पुत्री की उम्र में कितना गुना करेंगे? 3 का अंदर गुना हो जाएगा 3y प्लस 3 का ये हो जाएगा 9। ये कितना बचेगा? x + 3। सबको इधर ले आओ तो इधर क्या बचा? x माइनस में 3y। ये प्लस में 3 था यहाँ पर और प्लस 3 इधर, अरे प्लस में 9 है वो इधर आ जाएगा तो माइनस में 9 बराबर 0। यहाँ पर क्या बचा? x - 3y और इसको सॉल्व करेंगे यानी 3 प्लस में और माइनस में 9 है तो इधर कितना आ जाएगा? माइनस में 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये बना मेरा दूसरा समीकरण। तो मुझे यहाँ पर क्या बनाने थे? समीकरण। भाई साहब देखो समीकरण, तो पहला समीकरण क्या बना? ये वाला। दूसरा क्या है? ये वाला। ठीक है, x - 7y - 42, यहाँ पर क्या y - 3y - 6। ऐसे मैंने यहाँ पर क्या बना दिए? 2 समीकरण बना दिए हैं, समीकरण 1 एंड समीकरण 2। दोनों के दोनों कैसे है? देखो 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण है।
अब आफ्ताब की बात ख़त्म होती है, अब क्रिकेट की बात कर रहे हैं। क्रिकेट में भाई साहब देखो क्या दिया है, क्रिकेट की टीम के कोच ने 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। कितने बल्ले खरीदे? 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो चलो माना बल्ले की कीमत x है और गेंद की कीमत क्या है? y। हमें नहीं पता है कितनी कीमत है। आप लोगों को कोई बोले, आपकी मम्मी बोले कि मैं 10 केले लेकर आई और 10 टमाटर लेके आई और उनका कीमत जो है वो 60 रुपये है। ठीक है, कितना है? 60 रुपये है। तो आप क्या सोचोगे किसकी कीमत कितनी रहेगी? एक केले की क्या कीमत है और एक टमाटर की क्या कीमत है? हमें तो नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे भाई, माना बल्ले की कीमत x है और गेंद की कीमत y है। तो यहाँ पर क्या बोला? 3 बल्ले, तो बल्ले की कीमत x है, उसमें 3 का गुणा कर देंगे। 3 बल्ला प्लस क्या है? 6 गेंदें खरीदी, तो प्लस 6y हो गया। और उसका पैसा कितना दिया भाई साहब? 3900, 3920, मतलब कितना हुआ? 3,900 रुपये दिए उसने। अब क्या हुआ? बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। बाद में अभी कोच को याद आया कि मेरा गया और स्टूडेंट रह गया है, तो वो गया वापस मार्केट, उसने एक बल्ला खरीदा, मतलब बल्ले की कीमत x है। ठीक है, मान लीजिए एक बल्ले की x थी और एक गेंद की कीमत कितनी है? y है। तो यहाँ पर क्या क्या खरीदा? बाद में उनने एक बल्ला खरीदा, तो x प्लस गेंद कितनी खरीदी? 3 गेंदें प्लस 3y बराबर पैसा कितना लगा? 1300 रुपया। 2 समीकरण बना। इस परिस्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कर दी, ज्यामितीय रूपों में मतलब इसका आपको क्या प्लॉट करना है? ग्राफ। समझ में आ रही बात है? अगला क्या है? 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करनी है। भाई मान लीजिए 1 किलो सेब का मूल्य x है, मुझे तो नहीं पता है, और मैंने लिखा 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या करूँगा? y। तो यहाँ पर क्या बोला? 2 किलो सेब। भैया ने बात क्या बताई है यहाँ पर कि 2 किलो सेब कितनी है? 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। तो जो सेब है उसमें 2 का गुणा करूँगा, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, यानी 1 y कर दूंगा। भाई आगे कुछ नहीं, तो एक समझना है। कितना पैसा दिया? 160 रुपया दिया। कुछ टाइम बाद जब हम वापस अंगूर लेने जाते हैं तो कितना इसने किलो सेब ली? 4 किलो सेब। तो 1 किलो सेब का x था, तो 4 किलो का क्या हो जाएगा? 4x प्लस उसने साथ में क्या खरीदा? 2 किलो अंगूर, तो 2y कर दिया बराबर पैसा कितना हो जाता है? 300 रुपये हो जाता है। समीकरण बन गए। बहुत ही इजी है हमारे समीकरण। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से MCQ खाली जगहों में क्वेश्चंस बन के आ जाते, भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ पहले सिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, कोई एक समीकरण रखा है 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर में 0। ये मेरा एक समीकरण है, लेकिन अब इसका एक मानक स्वरूप होता है, वो क्या होता है? ax प्लस by प्लस में c बराबर 0। समझ में आई बात? ये एक समीकरण है। अगर मेरे पास यहाँ पर दूसरा समीकरण होता तो मैं क्या लिखता? मान लीजिए 5x माइनस 7y माइनस 2 बराबर 0। एक समीकरण मैंने ये बना दिया। अब इसका मानक स्वरूप क्या होगा? वो भी यही होगा, ax प्लस by प्लस में c, ठीक है, बराबर में 0। अब सोचिए यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि भाई a की जगह क्या है? यहाँ पर देखो x की जगह तो x है, a की जगह क्या है? 3 है, b की जगह क्या है? 4 है और c की जगह क्या है? 2 है। यहाँ पर आप देखो a की जगह क्या है? 5 है, b की जगह क्या है? 7 है, लेकिन आगे में माइनस भी है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -7। c की जगह क्या है? -2। भाई एक अकेला समीकरण होता तो हम समझ लेते, एक ही बार में हम एक ही चीज़ लिख देते, लेकिन यहाँ पे 2 समीकरण है, एक ये वाला एक ये वाला। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको नामकरण में जैसे इसको क्या करने का? A1 करना पड़ेगा, इसको B1 करेंगे, इसको C1 करेंगे, इसको A2 करेंगे, इसको B2 करेंगे, इसको क्या करेंगे? C2 करेंगे। अब सोचो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है बताइए मुझे? तो आप बोलोगे सर A1 बराबर तो क्या है? 3 है। B1 का मान कितना है? तो B1 की जगह क्या है? यहाँ पर 4 है। C1 का मान कितना है? आप यहाँ पे देखोगे, बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 है। समझ में आई बात? यहाँ पर A2 का मान कितना है? तो इधर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 5 है। फिर मैं बोलूँगा B2 का मान कितना है? आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस में 7 है। ध्यान रखना है, निशानी के साथ लेना है,
ये प्लस में है पूरा का पूरा समीकरण, तो b के आगे क्या है, यहाँ पर b की जगह पर क्या है 7 है, लेकिन आगे की निशानी -7। ठीक है, C2 की जगह क्या हो जाएगा, आप बोलोगे तो C2 का मान कितना है -2। आपको सबसे पहले ये निकालना सीखना है। ठीक है, तो आपने ये सीख लिया कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें निकाली जाती है। अब यहाँ से अनुपात निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा, रेशियो निकालने के बाद, कि ये समीकरण जो है वो कैसे मिलेंगे, क्रॉस करेंगे संपाती होंगे, या फिर क्रॉस करेंगे संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर होंगे, या फिर एक दूसरे के समांतर होंगे। तो उसके लिए हमें ग्राफ बनाना जाना पड़ेगा। ग्राफ बनाएंगे, हम वैल्यू रखेंगे, चेक करें। बिना ग्राफ के भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिना ग्राफ के भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चेक कर, तो उसमें हमें क्या करना है भाई, देखो सबसे पहले मुझे निकालना है यहाँ पर अनुपात। किसका किसका अनुपात निकालना भैया, देखो A1 बटे में A2 का, B1 बटे में B2 का, और C1 बटे में C2 का। A1 की वैल्यू कितनी, देखो 3, A2 का मान कितना, देखो 5, तो ये उत्तर कितना आया 3/5। B1 की वैल्यू कितनी है 4 आई है, B2 की वैल्यू कितनी है -7 है। देखो C1 की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, C2 की वैल्यू कितनी आई है -2 आई है। अब यहाँ पे आपको कहीं से ऐसा दिख रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है क्या, मैं ऐसा इधर लिख सकता हूँ कि A1 बटे A2 का जो मान है वो B1 बटे B2 के बराबर नहीं है। बराबर के अंदर लिटी मार देंगे, मतलब बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, और ना ही ये क्या C1 बटे C2 के इक्वल है। मतलब हमें ये परिस्थिति मिल जाए, इसका मतलब क्या समझना है वो यहाँ से दिखाया गया है कि अगर शुरुआत में A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, कैसी रेखाएं मिलेगी, प्रतिच्छेद। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा उसका, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। यानी इस समीकरण का जब हम हल निकालेंगे, अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा, हो सकता है वैसे प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, बट जो भी होगा वो कैसी होगी, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होएगी, अगर ये कंडीशन हमें मिल जाती है तो। ठीक है, दूसरी कंडीशन कैसी मिलेगी, यानी कंडीशंस मुझे यहाँ पर कैसे कैसे मिल सकती है, तो भैया A1 बटे में A2 जो है वो बराबर नहीं है B1 बटे में B2 के, और तो ये भी बराबर नहीं होगा C1 बटे में C2 की। पहली कंडीशन ये, अगर ये बराबर नहीं आता है, ये वाली चीज़ें मुझे मिल जाती है, मतलब जो ग्राफ मिलेगा, जो ग्राफ हम x और y में दर्शाएंगे, x और y में जब हल मिलेगा उनका, तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होगी। कहीं ना कहीं वो जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेदित कर रहा होगा, और कितने बिंदु पे प्रतिच्छेदित करता है, मात्र और मात्र एक बिंदु में। तो इसका हल भी कैसा मिलेगा, मात्र एक हल मिलेगा। कैसा मिलेगा, मात्र एक हल, मात्र एक हल, या हम कहेंगे अद्वितीय हल। अच्छा, एक दूसरी कंडीशन और क्या हो सकती है, जब हम निकालेंगे तो A1 बटे A2 का मान जो है वो निकलेगा B1 बटे B2 के बराबर निकलेगा, और वही निकलेगा C1 बटे C2 के बराबर भी। तो एज़ पर हमारी बुक वाले क्या कहते हैं कि ऐसी कंडीशन मिल जाए, कौन सी कंडीशन, कि तीनों की तीनों बराबर हो, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इन लोगों ने ये एग्जाम्पल लेकर समझाया है। ठीक है, जो कि तीनों बराबर अगर मिल जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगी जो ग्राफीय निरूपण यानी रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। संपाती है तो हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे। यहाँ पर मैं कहूँगा अनेक हल, क्या कहेंगे, अनेक हल। भाई अनेक हल की जब बात की है तो ग्राफीय निरूपण इसका कैसा हो जाएगा, संपाती। मतलब अगर एक रेखा ऐसी है, एक रेखा मुझे रेड कलर में ऐसी मिल जाती है, तो दूसरी भी कैसी मिलेगी, इसके ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, तो कितनी जगह एक दूसरे को काट रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या कहेंगे, अनेक हल कहेंगे। समझ में आई। तो ये ग्राफीय निरूपण कैसा है, संपाती। कैसा है, संपाती। ठीक है, अब अगला कौन सा बचता है, लास्ट वाले में आप देखोगे दोनों पद शुरुआत वाले बराबर हो, तीसरा बराबर न हो, तो रेखाएं कैसे मिलेगी, समांतर। अगर समांतर है तो कोई हल नहीं मिलेगा, समांतर है तो कोई भी हल यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं कहूँ A1 बटे में A2
बराबर आ जाए b1 बटे में b2, ठीक है। अगर यही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तीसरा वाला बराबर नहीं होगा c1 बटे में c2। अगर इतना मिल जाए, मुझे ये वाली कंडीशन मिल जाए, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, कोई हल नहीं मिलेगा। क्या कहूँगा, कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। क्यों हल नहीं मिलेगा? क्योंकि जो ग्राफीय निरूपण होगा उसमें जो रेखा मिलेगी, पहली ऐसी मिल रही है, दूसरी ऐसी मिल रही है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ही नहीं कर रही है कहीं पे भी, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पे हल नहीं है। हल तभी मिलेंगे जब वो प्रतिच्छेदित करेगी। ऐसे में कहाँ प्रतिच्छेदन हो रहा है? क्लियर? इतना हमें समझ में आ गया। अब ये बताइए हमें हल कहाँ कहाँ मिल रहा है। आप एक चीज़ सोचो, हल कहाँ कहाँ मिल रहा है? एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर कितना, एक मिल रहा है, इधर अनेक मिल रहे हैं। मतलब हम कहेंगे ये संगत है, ये दोनों के दोनों, ये सब समीकरण कैसे हैं? संगत है। कैसे हैं? संगत है। क्या है? संगत है। लेकिन इधर देखेंगे हल है ही नहीं, तो ये कैसी बात हो जाएगी? असंगत। क्या कहेंगे? असंगत। बोले बेटा एक जगह कमा रहा है या एक जगह क्रॉस है तो संगत, बहुत सारा कमा रहा है तो भी संगत, बिल्कुल ही नहीं कमा रहा है, प्रतिच्छेदन कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर असंगत हम लोग इसे कहेंगे। बुक के क्वेश्चंस पर आते हैं। भाई यहाँ पर दिया है अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है अथवा समपाती है, हमें पता करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहला यहाँ पर उठा के रख दिया, ये मैंने रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कौन सा इसी के लिए, तो कितना दिया, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब इसका मूल समीकरण क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आप यहाँ पर देखोगे x की जगह x है, लेकिन a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 बराबर क्या हो जाएगा 5। यहीं पे मैं दिखूँगा b1 बराबर क्या हो जाएगा -4, c1 बराबर क्या हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर 7 और b1 बराबर कितना हो जाएगा 6, c1 बराबर कितना हो जाएगा -9। अब मैं क्या करूँगा भाई, इनका अनुपात निकालूंगा। अनुपात निकाल के मुझे पता करना है कि हल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। भैया a1 बटे में a2 बराबर क्या है, देखो a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू 7 है, तो पहली तो चीज़ ये मिली। दूसरा क्या कहूँगा मैं, b1 और बटे में b2, b1 की वैल्यू क्या है -4 है, b2 की वैल्यू क्या है 6 है, तो दूसरा ये मिला मुझे, ठीक है। और मैं अभी निकालूंगा c1 बटे में c2, ठीक है। c1 की वैल्यू कितनी 8 है और c2 की वैल्यू कितनी -9 है। क्या तीनों एक दूसरे जैसे है, क्या सेम है, कैसे है आप बताओ, सोचो समझो ये कैसे है। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, यहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि a1 बटे में a2 क्या बराबर है b1 बटे b2 के, मैं लिखूँगा बराबर नहीं है, ठीक है। ऐसा मुझे कंडीशन मिल रही। क्या ये दोनों बराबर है, इनका अनुपात इधर 5/7 है, क्या इधर 5/7 है, नहीं है ना। बस अगर बराबर होता तो अच्छी बात है, नहीं है, ना ही c1 बटे c2 बराबर है। अतः मुझे कैसा मिलेगा, अतः ग्राफीय निरूपण कैसा होगा इसका, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा भाई बेटा बताओ, इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। तो इनका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदित करती रेखा ही होगी। क्या करती रेखा, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, ठीक है। कैसी, कुछ ऐसी, ठीक है ग्राफ में। अतः इनके हल कितने हैं, अतः मात्र एक हल है। क्या है, मात्र एक हल है। समझ में आई बात, मात्र कितने हल स्टूडेंट्स, मात्र और मात्र एक हल है यहाँ पर, ठीक है। इसी ढंग से आप दूसरे का करोगे, तीसरे का करोगे, तो आप बोलोगे सर इसमें तो आपने ये कर दिया, कहाँ हल कितना होगा। अगर ये वाली कंडीशन आ जाए, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल दिए हम लोग, ठीक है, एनसीईआरटी वालों में यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए। अब अगर आप इधर से ही पता लगा लेंगे तो आप देखो इधर से समीकरण बन रहा है तो प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पर तीनों बराबर आ जाए तो संपाती अपरिमित रूप से अनेक हल है। शुरुआत के बराबर हो, लास्ट वाला बराबर ना हो, a1 बटे a2 बराबर ये वाली ये कंडीशन मिल जाए तो रेखा किसी समांतर कोई हल नहीं मिलता है। क्लियर है भैया। अब ये कौन सा भाई, ये कौन सा है, हाँ 9x वाला। ओके, एक और मैंने क्वेश्चन यहाँ किया हुआ है ताकि क्या टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए
जैसे यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, पहला मैंने एक्सप्लेन किया, अब दूसरे वाले में समझेंगे। 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y बराबर 24, ठीक है। अब ये मेरा a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा c1, ये क्या हो जाएगा a2 और ये b2 और ये हो जाएगा c2। मैंने पहले अनुपात निकाला a1/a2 का, तो a1 की वैल्यू 9 और a2 की वैल्यू क्या 18। मैं भाग देऊंगा तो कितना आ जाएगा 1/2। b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की कितनी है 6, भाग देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। c1/c2 का निकाला तो कितना है 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी क्या है 1/2 आया। अब देखेंगे यहाँ पर a1/a2 का मान कितना आ रहा फाइनली 1/2, b1/b2 का मान कितना आ रहा फाइनली 1/2, c1/c2 का कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम देखेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा, तो ग्राफ ये जो एक्स वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, तो उसमें मान लीजिए एक रेखा ऐसी है तो दूसरी उसी के ऊपर से ही जाएगी, ठीक है। यानी हम कहेंगे यहाँ पर रेखा कैसी है, संपाती है, कैसी है, और हल कैसे है, अनेक हल है, एक के ऊपर दूसरी रेखा जा रही है, तो कैसा निरूपण हो जाएगा, संपाती, ठीक है। तीसरी चीज, थर्ड क्या दी है यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर दिया है संगत है या असंगत, भैया संगत है या असंगत। अब संगत कौन सा होगा, असंगत कौन सा होगा, करना हमें यही वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स, करना कौन सा है, यही वाला जो अभी अभी हमने किया है। लेकिन संगत और असंगत कौन सा होगा, तो भाई संगत वो होगा जहाँ हल हो। तो हल कौन से में, एक चौकड़ी वाले में प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा में, और एक ऊपर के ऊपर वाले में, मतलब क्या इसके संपाती में है। क्या समांतर में यहाँ पर हल है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा जब अपने ग्राफीय निरूपण होगा असंगत होगा, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, संगत यहाँ पर होंगे। क्लियर, समझ में आ रही बात। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर भी वही दिया है, यदि संगत है कि असंगत है, और संगत है तो ग्राफीय निरूपण विधि से हल ज्ञात कीजिए। बेटा संगत है कि नहीं, यहाँ पर भी यही करना है, संगत है कि नहीं है, ठीक है। और संगत किस में मिलेगा, फिर से वही बात है, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं मिलेगी तो संगत, ठीक है, एक के ऊपर दूसरी मिलेगी तो संगत, और समांतर मिलेगी तो संगत नहीं है, यानी ये क्या सा होगा, असंगत। ठीक है, तो ये भी आपको कर लेने यहाँ पर। अच्छे क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। एक बाग है जो कैसा आयताकार है, ऐसा आयत के आकार का, ठीक है। अब ऐसे आयताकार बाग में क्या है, फूल खिले। आयताकार बाग जिसकी लंबाई, ये क्या है, लंबाई है, मान लीजिए लंबाई हमारी ये वाली है, ठीक है, ये जो लंबाई, 1 मिनट, हाँ ओके, तो ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई है। तो ऐसा बोला है जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो मैं पहले मान लेता हूँ कि माना लंबाई बराबर x, माना लंबाई बराबर x मीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चौड़ाई बराबर मैं क्या मान लूँगा, y मीटर। अब ऐसा बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, जो लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y है। लंबाई जो चौड़ाई से कितना ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है, तो इधर 4 मीटर उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। अब बेटा x है, सबको इधर ले आओ, माइनस में y आ जाएगा, 4 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 4, बराबर में इधर क्या बचेगा 0। समीकरण पहला हमारा मिल गया हमें, ठीक है। पहला समीकरण मिला कि नहीं मिला, भाई मिल गया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। बोले सर मज़ा ही आ गया, कतई जहर, ठीक है। अगला क्या दिया है, अगला दिया है बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बेटा देखो बाग का परिमाप क्या होता है, परिमिति मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा हम चल के आए तो परिमिति। अर्ध परिमाप मतलब आधा चलना, मतलब यहाँ से शुरू किया और यहाँ गए, ये x है और ये कितना है y है। तो बंदा यहाँ से चला यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, ये अर्ध परिमिति है। ये और ये पूरा आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, पूरी परिमिति कहलाएगी। अर्ध परिमिति कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या, अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। मतलब व्यक्ति कितना चलेगा, x और y चलेगा, तो x प्लस y बराबर कितना दिया 36 मीटर होगा। तो बोले बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे मित्रों, भाई
बाकी वी में मतलब लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट ऐसे भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। चलिए समीकरण 1 बना कर रखते हैं और ये मेरा हो जाएगा समीकरण नंबर यहाँ पर 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं भाई, x की वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, किस में, 2 में रखने पर। ठीक है, तो 1 का मान क्या है, देखो x बराबर कितना दिया है, y प्लस 4। यहाँ पर देखो मैं लिखूँगा x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ पर क्या x है, y प्लस 4 है, तो x की जगह क्या करूँगा y प्लस 4, प्लस में तो ये y था ही, बराबर क्या आएगा 36। देखो y और y कितना हो गया, 2y, प्लस में 4 था ही, बराबर 36। प्लस में 4 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 36 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2y बचेगा। तो 2y बराबर क्या होगा, 36 में से 4 घटेगा, यहाँ पे आएगा 32। तो y बराबर क्या आएगा 32/2 यानी बट्टे में 2 भाग देंगे तो कितना आएगा 16। मतलब y बराबर मुझे कितना मिला 16 मीटर। ठीक है, ये मुझे y की वैल्यू मिली। y मतलब क्या थी मेरे पास, चौड़ाई। ठीक है, क्या थी, चौड़ाई। तो y का मान समीकरण 1 में रख दूँगा। ठीक है, मैं क्या लिखूँगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर y प्लस में 4। तो y का मान इधर कितना 16 प्लस 4, 16 और 4 क्या कितना हुआ बेटा 20 हुआ। तो बोले तो बाकी विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो x क्या था, हमारी लंबाई थी, x क्या था लंबाई। तो मैं लिखूँगा अतः बाग की लंबाई क्या हो जाएगी, अतः बाग की जो लंबाई होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी 20 मीटर होगी। क्या 20 मीटर। तथा मैं कहूँगा यहाँ पर चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई यहाँ पर क्या होगी बेटा, चौड़ाई कितनी निकली है 16 मीटर होगी। समझ में आई बात है, इतनी होगी चीज़ें यहाँ पर क्लियर। ओके, बराबर, क्वेश्चन से यहाँ हो जाता है ख़त्म। नया क्वेश्चन है, क्या दिया है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। दो चरों में एक ऐसी और एक रैखिक समीकरण प्राप्त कीजिए ताकि युग्म ज्यामितीय रूप से जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखा हो, दूसरा समांतर रेखा हो, तीसरा संपाती रेखा हो। देखो भाई, इन लोगों ने एक समीकरण दिया 2x प्लस 3y माइनस 8। ठीक है, क्या दिया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। समीकरण इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 है। कितने, 2। किसी भी सवाल पे समीकरण कितने, 2। तो एक तो हमें दिया है, ठीक है, दूसरा हमें बनाना है हमारी बुद्धि से। ये कितनी बार समीकरण बना के आपको हमेशा यहाँ पर देंगे। तो इन लोगों ने बोला कि बेटा हम आपको एक समीकरण बना के दे रहे, आप दूसरा बनाओ। ठीक है, दूसरा कैसे बनाना वो भी दिया है कि रेखा कैसी हो, समांतर हो, रेखा कैसी हो, संपाती हो, रेखा कैसी हो एक दूसरे के समांतर, संपाती हो, प्रतिच्छेदित कर दी। यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर समीकरण बनाया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर क्या किया मैंने, कोई भी ऐसा रैंडमली समीकरण बना दिया जिसकी वजह से क्या मुझे ये कंडीशन प्राप्त हो, जैसे कि a1/a2 का अनुपात निकालेंगे b1/b2 के बराबर होना ही नहीं चाहिए। तो 2/3 कर दिया इधर और 3/2 कर दिया, और ये कभी बराबर होंगे ही नहीं। ठीक है, ये बराबर नहीं होंगे तो मुझे ये जो स्टेटमेंट प्राप्त हो जाएगी। मतलब ये अभी यहाँ पर रेखा कैसे मिलेगी, प्रतिच्छेदित करती x और y अक्ष में। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, शुरुआत में एक दोनों के दोनों पद बराबर हो जाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कितना दिया है 2x प्लस 3y माइनस में 8 दिया, तो मैंने क्या कर दिया, खाली ये वाले पीछे वाले को चेंज कर दिया। ठीक है, आगे के दोनों को बराबर ही रहेगा, पीछे वाली वैल्यू चेंज कर दी है मैंने, जो समीकरण नया जनरेट किया उसमें। तो ये स्टेटमेंट मुझे प्राप्त हो जाएगी। मतलब अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर फिर लोचा हो जाएगा। लोचा मतलब कौन सा लोचा, रेखाएँ कैसे मिलेगी, यहाँ पर समांतर हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा वो सर्दियों का समय। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया भाई बेटा, जब भी आपको समांतर वाला कंडीशन बनाना है तो जो समीकरण दिया ना उसमें या तो 2 से गुणा कर दो या 3 से कर दो, पूरे में आपको वो स्टेटमेंट प्राप्त हो जाएगी। मैंने पूरे में कितने से 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, एक समीकरण कितना था 2x जो दिया था वो बुक में 2x प्लस 3y
-8 बराबर 0। मैंने इसी समीकरण में 2 से गुणा करके दूसरा समीकरण यहाँ पर बना दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये बुक में था, ये मैंने बना दिया। अब आप इसका अनुपात निकालोगे तो वो कैसी रेखाएं मिलेगी बेटा, जैसे x और y में कैसे मिलेगी, दोनों समांतर। इधर या तो दोनों समांतर होगी या इधर दोनों समांतर होगी। क्लियर। अब बहुत बढ़िया सवाल आ रहे। नई चीज़ें शुरू हो रही है। प्रश्नावली 3.3 में अब हम हल करेंगे दो विधियों से। दो अलग अलग विधियाँ होंगी, समीकरणों के हल निकालेंगे। क्या? समीकरणों के हल। ठीक है, समीकरणों के क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? हल निकालेंगे। कितनी विधियों से निकालेंगे? वो हमारी कुल दो विधियों से होने वाले हैं। एक हमारी होगी प्रतिस्थापन विधि। क्या? प्रतिस्थापन विधि। क्या? प्रतिस्थापन विधि। ओके, एक क्या होने वाली है? प्रतिस्थापन विधि। और जो दूसरी होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? विलोपन विधि। क्या? विलोपन विधि। और एक तीसरी आया करती थी लेकिन अब आना बंद हो गई है, जिसे हम वृज गुणन विधि कहते हैं, जो अभी एनसीईआरटी से निकाल दी गई है, ये रिमूव कर दी गई है ना। वो मेरा चश्मा दे देना, लाइट से आजू बाजू बाहर दिखना रखा होगा। अरे चलिए, तो तब तक देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है और विलोपन विधि क्या है। नाम में ही काम रखा है इसका। क्या रखा है? नाम में ही काम। प्रतिस्थापन, प्रति मतलब एक्सचेंज करना, क्या स्थान मतलब जगह चेंज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या? विलोपन, लोप मतलब गायब हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग विलोप कर देंगे। कहाँ गया गॉगल्स मेरा? चलेगा, कोई बात नहीं, आज थोड़ा हैंडल करेंगे। आँखों में बड़ी तकलीफ होती है लाइट्स की वजह से। चलिए, तो ये हो जाएगा विलोपन विधि और ये प्रतिस्थापन विधि। दोनों में क्या करना है, मैं आपको पहले यहाँ पर लिखा है प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। एक समीकरण जो है वो हल ज्ञात करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा करना है? सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, तो x + y = 14 और x - y = 4। मैं इन दोनों समीकरण को यहाँ पर हल करके दिखाऊंगा। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, दो समीकरण, समीकरण और समीकरण 2। तो आप लोगों को सॉल्व क्या करना है? एक छोटा समीकरण पकड़ना है, उसमें से किसी को कर्ता बनाना और दूसरे में रखना है। ठीक है, क्या करना है? छोटा समीकरण जैसे कि ये है, इन दोनों में आपको छोटा कौन सा दिखाई देना है? जिसकी वैल्यू आपको छोटी दिखाई दे वो छोटा समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 4 यहाँ 14 है। ठीक है, तो मुझे छोटा लग रहा, प्लस ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि समीकरण 2 की वैल्यू मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, या मैं पहले क्या करूँगा? कर्ता बनाऊंगा। किसे बनाऊंगा? एक्स को या वाई को, किसी को भी बना सकते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा समीकरण 2 से। क्या? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से मैं एक कर्ता बना रहा हूँ, तो समीकरण 2 को यहाँ रखा मैंने, x - y = 4। मैं स्टूडेंट्स क्या करूँगा? किसी एक को कर्ता बनाऊंगा। कर्ता या तो x को रखो या y को, किसी को भी बना सकता है। अब x को बनाऊंगा मतलब बाकी सब वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड ले जाओ। इधर क्या बचा? -y, इसको वहाँ ले जाऊँगा, तो इधर क्या 4 है। -y उधर जाएगा तो क्या आएगा? प्लस में y आ जाएगा। इधर क्या बचा? यहाँ पर x, तो x बराबर क्या आया? 4 + y। क्या है स्टूडेंट्स? x बराबर क्या है? 4 + y। ये मैंने क्या करता बनाया? x को। अब ये मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब 3 का मान मैं किस में रखूँगा? देखो ध्यान रखना है, मैंने इस समीकरण को बनाया कहाँ से? समीकरण 2 से बनाया है। अब 2 से बनाया है तो मैं इसकी वैल्यू किस में रखूँगा? 1 में रखूँगा। किस में रखूँगा? 1 में। समझ में आई? अगर मैंने कर्ता 1 से बनाया होता तो वैल्यू किस में रखता? उसकी 2 में रखता। तो ध्यान रखना है, जहाँ से अपने लोगों ने समीकरण बनाया है उसकी वैल्यू दूसरे समीकरण में रखना है, उसके अलावा का जो समीकरण है। अगर मैंने ये कहाँ से जनरेट किया है? समीकरण 2 से। ये 2 से जनरेट किया ना मैंने, यहाँ पे देखो 2 ही उठा के रखा है। तो ये जो मुझे यहाँ पर कर्ता प्राप्त हुआ x, अब इसका मान किस में रखूँगा? मैं 2 में नहीं रखूँगा, वो उसको रखूँगा 1 में। ध्यान रखना है, किसी की लड़की उसी के घर में शादी थोड़ी करती, पराये के घर में करती है। तो वही बात हुई, यहाँ पर एक लड़की हमें मिली, इसकी शादी किस में करेंगे? उसी घर में थोड़ी करेंगे। समीकरण 2 से पैदा हुई है, वहाँ से नहीं करेंगे, उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब मैं करूँगा x का मान किस में रखूँगा? x का मान समीकरण कौन से समीकरण में रखूँगा? क्या मैं 2 में रखूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं रखूँगा 1 में। 1 में रखने पर 1 में रखूँगा। देखो 1 क्या दिया? x
प्लस वाई बराबर 14। अभी देखो x की जगह क्या है 4 प्लस वाई, तो x की जगह क्या कर दूंगा 4 प्लस में y, और प्लस में मेरे पास y एक्स्ट्रा वाला था बराबर क्या है यहाँ पर 14। ये 4 है, y और y कितना हो गया 2y बराबर क्या आएगा यहाँ पर 14। ओके स्टूडेंट्स, तो 2y बराबर क्या बचा इधर 14, प्लस में 4 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में 4, 14 माइनस 4 क्या हो गया 10, और ये हो गया 2y। ओके, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 10/2, तो 2 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, नहीं मतलब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि y बराबर मेरी वैल्यू कितनी आई, तो y बराबर आंसर कितना आया 5 आया। कितना आया है y बराबर 5, यहाँ पर उत्तर आ जाता है। क्लियर, मुझे y का मान मिल चुका है, अभी मेरे पास कौन सा मान नहीं है, कौन सा मान नहीं है, मुझे x का भी निकालना है। अब मैं y की वैल्यू कहीं पे भी रख सकता हूँ, देखो समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, तीनों में से किसी में भी रखो, फिर टेंशन नहीं है। एक वैल्यू मिल जाए ना, चाहे x की हो चाहे y की हो, तो दूसरे में हम रख सकते हैं किसी में भी। अब बताओ किस में रखना ईजी होगा, इसमें या इसे, तो हमें दिख रहा है 3 में रखना ईजी होगा। मैं y की डायरेक्ट यहाँ रख दूंगा, मुझे x मिल जाएगा। मैं यहाँ पर इसके नीचे क्या रखूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको इसके नीचे लिखना है कि y का मान किस में रखूँगा, समीकरण 3 में। किस में समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 देखो कहाँ, ये वाला है मेरे पास, तो मैं इधर क्या करूँगा x बराबर 4 प्लस वाई बराबर 4 की जगह तो 4 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है ये 5 है, ये मैंने इधर 5 रख दिया। 4 और 5 कितना हुआ स्टूडेंट्स 9 हो गया, तो x बराबर कितना आया 9। ठीक है, तो मुझे हल क्या क्या मिला, x बराबर 9 और y बराबर 5। खेल खत्म। कौन सी विधि से मैंने हल किया, प्रतिस्थापन की विधि से। प्रतिस्थापन का मतलब अब इसमें हम लोग कहाँ समझेंगे, मैंने एक की वैल्यू दूसरे में रखी है, ठीक है, एक की वैल्यू कहाँ रखी दूसरे में, स्थान बदल दिया मैंने। एक को जैसे समीकरण 2 है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लाया समीकरण 2 से मैंने एक समीकरण बनाया तीसरा, जिसकी वैल्यू अन्य में रख दी है, मतलब इसकी वैल्यू कहाँ रखनी किसी और में रख देनी, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। समझ में आई बात। अब बुक का एक और समीकरण जैसे कि ये वाला, ठीक है, मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिया है। ओके, कौन सा, बराबर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर है 5वां, जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया आपके लिए। 5वां थोड़ा सा ट्रिकी सा है, टफ सा लगता है स्टूडेंट को। सर यहाँ पे तो रूट का मगज मारी है, तो बोले कोई बात नहीं, मैंने सोचा मैं करा देता हूँ सॉल्व। वो बोले कि सर ये लिख के क्यों ले आए। भाई समस्या ऐसी होती है कि जब टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है या यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कहीं पे भी पढ़ा रहा है, कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है। टेक्निकल इशू जैसे कि मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं इधर पढ़ा रहा हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग बंद हो गई, या मैं पढ़ा रहा हूँ फिर पता चला, मैंने वॉइस चेक की तो पता चला कि जो वीडियो है इसमें वॉइस ही मेरी नहीं आ रही है। तो ऐसा इस चैप्टर में हो चुका है। मतलब ये जो चैप्टर अभी मैं आप जो देख रहे हो, मैं ये सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था पिछले ही दिन, तो पूरा दिमाग हिल गया था, क्योंकि मैंने 2 घंटा मेहनत की, पूरा का पूरा मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, मैं पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। मैंने लास्ट में देखा, अरे बाप रे इसमें तो आवाज़ ही नहीं है। तो भाई ऐसा कई बार होता है, ठीक है। तो मैंने उसमें लास्ट वाले में ये वाला समझाया था। अब इसमें मैंने क्या किया, देखो दोनों में से इजी मेरे को क्या लगा, किसी एक समीकरण को उठा देना है। समीकरण 2 से मैंने समीकरण 2 को यहाँ पर उठा के रखा, तो समीकरण 2 से क्या रखा, √3x माइनस √8y। √8y माइनस में ना इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊंगा, प्लस में हो जाएगा। अब मेरे को एक को करता बनाना, तो मैंने x को बनाया ना, तो √3 जो इधर गुणे में, इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो इस पूरे के क्या आ जाएगा बट्टे में। तो ये समीकरण मुझे 3 मिला, ठीक है। यानी मैंने समीकरण 2 से एक तीसरा समीकरण जनरेट किया। अब इसका मान किस में रखूंगा, मैंने इसको समीकरण 2 से बनाया है ना, तो अब मैं रखूंगा समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, देखो ये रहा, √2x प्लस √3y बराबर 0। कई लोग इसको वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3x बराबर 0, तो वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब मैं इधर जो x है, देखो ये x है ना, इधर x का मान रखूँगा। देखो x का मान कितना है, √3 बट्टे में √8 बट्टे में √3y, √8 बट्टे में √3y। मैंने यही वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दी है, प्लस तो बाकी तो सब सेम ही है, √3 √y बराबर 0। स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना है, अब मैंने यहाँ क्या किया है कि ये जो √2 का गुणा अंदर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 16। देखो √16y
और 1 मिनट मैं ये चीज़ें पहले हटा देता हूँ। 16y√3 ठीक है प्लस ओके बस, क्योंकि यहाँ पे चौकड़ी गुणाकार हो जाता है बराबर। अब ये 8 दूनी कितना हुआ √16y बटे में √3 प्लस √3y बटे में कुछ नहीं, तो मैं क्या मानूंगा 1। मुझे अब इसका सॉल्यूशन करना तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनका चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा। चौकड़ी मतलब 1 का गुणा दूसरे से, मतलब 1 का गुणा इससे, 3 का गुणा इससे और इन दोनों का आपस में, या इधर आप लस्सा लेकर भी कर सकते हैं। तो भाई वो वाली चीज़ें यहाँ पर काम में ज़्यादा आती नहीं है, आती भी है तो कर सकते हैं। तो 1 का गुणा √16 से किया तो √16 ही रहने वाला। √16 मतलब 16 का वर्गमूल क्या, तो 4y प्लस ठीक है √3 का √3 से गुणा हो गया 3 हो गया y, और √3 का 1 से गुणा हो गया तो सामान्य √3 बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0 मिल जाता है। अब √3 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो 0 के गुणे में आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाओ गुणे में आ जाएगा। तो देखो √3 इधर गया तो क्या आया, गुणे में आया। अब जब गुणे में आया तो ये मिला मुझे √4y प्लस √3y बराबर 0। 3y और 4y कितना हुआ 7y बराबर 0 यहाँ पर मिला ठीक है। अब तो y बराबर क्या मिलेगा, देखो y बराबर क्या हो जाएगा, गुणे में 7 है तो 0 के बट्टे में 7 आ जाएगा, 0 के बट्टे में 7 तो y बराबर मुझे मिला 0 यहाँ पर मिल जाता है। क्या मिला, y बराबर 0 मिल जाता है। तो इस हाल में मुझे y कितना मिला स्टूडेंट्स, 0 मिला है। अब यहाँ पर x क्या मिलेगा, देखो किसी में भी रख दो, किसी एक समीकरण में रख दो। अभी ये 0 मिला है तो x क्या मिलेगा, जैसे ये है x बराबर √8y बटे में √3। मुझे y बराबर कितना मिला 0, तो x बराबर कितना मिलेगा, तो देखो यहाँ पे मैं 0 की वैल्यू रख दूंगा। अब ये 0 है खुद भी ठीक है, तो इससे गुणा हो जाएगा, पूरा का पूरा पद 0 होगा, बट्टे में √3 है, x बराबर भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर x बराबर भी क्या मिल जाता मुझे 0। समझ में आई बात। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ दी है, ये वाले समीकरण जो दिए हैं तो इनको सिंपल में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। जो समीकरण है इसको किसी सादे समीकरणों में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिंपल 3x बट्टे में 2 रख देते हैं यहाँ पर, मैं 3x बट्टे में 2 माइनस 5y बट्टे में क्या था, बट्टे में 3 बराबर 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 क्या है माइनस में 2। अब स्टूडेंट्स ये समीकरण जो है इसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर बट्टे में कुछ है। अब देखो दोनों के बट्टे में 2 है ना, इधर भी है इधर भी, मतलब मैं ऐसा रख सकता हूँ 3x माइनस 5y पूरे के बट्टे में 2 बराबर में -2। ये बट्टे में 2 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो -2, इधर आएगा गुणे में 2। भाई बेटा बट्टे में है ना, उधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा, इधर बचेगा 3x माइनस 5y, और मैं इधर करूँगा 3x माइनस 5y इक्वल में क्या आ जाएगा, 2 दूनी 1 कितना हो जाएगा -4। बन गया समीकरण, तैयार है मेरा समीकरण ठीक है। या 4 को इधर ले आऊँगा माइनस को तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y प्लस में 4 बराबर 0, बराबर में 0 लाना है तो मेरा ये समीकरण बन गया। लो एक समीकरण मेरा तैयार है, या इसी को मान लेते समीकरण 1। अब इसको सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो इस ढंग से आप कन्वर्ट करके भी बाकी अन्य समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। जो मैंने ये वाला भी एक करके दिखाया ठीक है। प्रतिस्थापन विधि आई होप आप लोग सीख चुके होंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन है, अभी आप इधर देख रहे हो कि भाई ये क्या है, अभी ये क्या माथा मारी है, ये भी बुक का ही है, ये भी क्या है बुक का ही है। ये रहा देखो ये दिया पॉइंट वाले में, तो बच्चा इससे परेशान हो जाएगा, बोलेगा सर कुछ तो इसमें भी करके दो ना ठीक है, कुछ तो इसमें भी करवे दो, इसमें भी करके दो। देखो 0.2x प्लस 0.3y बट्टे में 1.3। हमने एक चीज़ सीखी थी बचपन से, 2.3 पॉइंट को हटाना तो कितना लिख सकते हैं 23 बट्टे में 10। पीछे से एक संख्या बाद क्या पॉइंट है ठीक है, कितने एक संख्या बाद पॉइंट है, तो इधर बट्टे में 1 रखकर 1 0 रखेंगे ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया होता 23.132, तो पीछे से कितनी संख्या बाद पॉइंट है देखो, तो 1 2 और 3 संख्या बाद पॉइंट है। तो मैं इसको क्या करूँगा 27 1 3 2 और बट्टे में पहले 1 लगाऊंगा और 1 2 और 3 कितने 0 लगाऊंगा 1 2 और 3। तो मेरे को ऐसे सिंपल में कन्वर्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ। अब इधर भी वही हो जाएगा, देखो इसको यहाँ पर उठा के रखता हूँ 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। आप देखोगे पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट है तो 2x बट्टे में मैं इधर 10 लिख सकता हूँ, प्लस पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट है तो 3y बट्टे में मैं 10 लिख सकता हूँ, बराबर ये 1.3 है। अगर पॉइंट हटाना तो मैं इधर क्या कर सकता हूँ भाई 13 बट्टे में 10 कर दूंगा। देखो बट्टे में 10 दोनों के पास है तो 2x प्लस 3y तो पूरे के बट्टे में 10 बराबर इधर कितना आ जाएगा 13 के बट्टे में 10। स्टूडेंट्स अब एक चीज़ है,
इधर बट्टे में 10 है पूरे के, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या आएगा 13 बट्टे में 10 और गुणे में 10 आ जाएगा। बट्टे में 10 से उधर जाएगा गुणे में 10, इधर क्या बचेगा 2x + 3y, तो 10 एकम 10, 10 से 10 कट जाता है। वैसे तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी काट के समझा सकता था, पर डायरेक्ट कटा कैसे, इक्वल के दूसरी साइड गया तभी ये कटता है। तो यहाँ पर क्या करूँगा 2x + 3y बराबर उत्तर कितना आया 13, ठीक है। तो ये क्या बना मेरा समीकरण, एक सिंपल समीकरण था ऐसा पॉइंट वाला, लेकिन मैंने सिंपल में कन्वर्ट किया ताकि आप इसको इजीली आगे सॉल्व कर सको। इजीली आगे किस में सॉल्व करोगे बेटा, समीकरणों में, सवालों में। अगला है हमारा समीकरण, क्या दिया है 2x + 3y बराबर 11, तो 2x + 3y बराबर 11 समीकरण एक, ठीक है। 2x - 4y बराबर -24, 2x - 4y बराबर -24, समीकरण 2 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके y बराबर mx + 3 हो। देखो क्या करना है समीकरणों को, इस ये क्वेश्चन IMP जैसा है। तो भाई x और y की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, जब ज्ञात करेंगे तो इधर x की वैल्यू रखेंगे, इधर y की रखेंगे, तो m हमें मिल जाएगा। समझ में आई बात, निकालना है x और y की वैल्यू पूरे समीकरण में। जब x और y दोनों के दोनों मिल जाएंगे तो m भी मिल जाएगा। देखो कैसे, तो पहले मैंने क्या किया, एक समीकरण ये रखा, एक ये वाला। अब मेरे को एक को कर्ता बनाना, मतलब प्रतिस्थापित विधि हम लोग कर रहे हैं तो कर्ता बनाना पड़ेगा। किसको बनाएंगे, छोटे समीकरण को। दोनों में छोटा कौन लग रहा है, तो इधर 11 लग रहा है तो अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। इधर 3 है, इधर 4, इधर 2 है, 2 है, लेकिन ये छोटा लग रहा है तो मैंने समीकरण 1 से बनाया। तो 2x + 3y बराबर 11, 2x बराबर 11 है। देखो 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3y हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मेरे को x को कैसे भी करके अकेला बनाना है, तो गुणे में 2, इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो बट्टे में 2 आएगा। अब x बराबर कितना मिला मुझे 11 - 3y बट्टे में 2, ठीक है, ये मुझे मिला। अब मैं क्या करूँगा भाई साहब, ये मुझे जब करता मिला तो x का मान मैं अब किस में रखूँगा, x का मान किस में रखना है मुझे। देखो x का मान मैंने बनाया किससे, समीकरण 1 से बनाया ना, तो समीकरण 2 में रखूँगा। तो ध्यान देना x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 2x - 4y बराबर -24। अब इधर जो x है उसकी जगह x का ये वाली वैल्यू रख दूंगा 11 - 3y बट्टे में 2, ठीक है। और ये 2 तो था ही, -4y बराबर -24। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यह भाग चला जाएगा, तो बच्चा क्या 11 - 3y, 11 - 3y और -4y बराबर -24। -3y और -4y कितना हुआ, ठीक है, -3y और -4y कितना होगा, तो -3y और -4y ये कुल मिला के कितना होगा -7y। -7y को उधर ले गया तो प्लस में 7y हो गया, 24 को इधर लाया तो प्लस में हो गया, 24 और 11 हो गया 35 बराबर 7y। तो इधर से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू कैसे मिली, y बराबर 35 बट्टे में 7, 35 के ये इधर बट्टे में 7 ले आएंगे, कहाँ से आया, इधर गुणे में था, 7 पंजे 35, y बराबर 5, y बराबर 5। y की वैल्यू मुझे फाइनली यहाँ पर मिल चुकी है। तो x की कहाँ से निकालेंगे, इस समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 है, x बराबर 11 - 3, इधर y की जगह क्या कर देंगे 5 रख दूंगा। देखो 5 ये आया बट्टे में 2, 5 दूनी क्या हो जाएगा, सॉरी 3 पंजे 15, तो ये कितना हो 11 - 15 बट्टे में 2। 11 में से 15 घटेगा तो -4 बट्टे में 2, 2 का 4 में भाग जाएगा तो फाइनली उत्तर कितना आया -2। तो x बराबर -2 आया और y बराबर 5 आया। अब हमसे पूछा गया है कि y बराबर mx + 3 में m की वैल्यू निकालनी, किसकी, m की वैल्यू। मैंने अभी निकाला तो मुझे y बराबर 5 मिला, तो x बराबर -2 निकाला, तो y की जगह 5 रखा, x की जगह -2 रखा, ठीक है भाई। अब क्या किया मैंने, प्लस में 3 था ना, इधर ले आया माइनस में 3, तो क्या हो बेटा 5 में से 3 घटा तो 2 बचा, और माइनस में 2 है जो इसके गुणे में है, इक्वल के दूसरी साइड आएंगे तो बट्टे में आ जाएंगे, तो -2 पूरा का पूरा आ गया बट्टे में, 2 से 2 कटा, बचा यहाँ पर 1, ठीक है, और माइनस की निशानी रहेगी। तो m बराबर कितना है -1, इसलिए m बराबर कितना आता है -1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगली चीज़, अगले जो समीकरण है, मैंने आपको समीकरण सॉल्व करना सिखाया अभी तक, क्या, प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन अब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मैं आपको समीकरण बना के दे रहा हूँ, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है, और कमेंट में करना है कि आपको उत्तर आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो एक संख्या मैंने x मानी, दूसरी y मानी, उनका अंतर मतलब एक में से दूसरी घटाई, तो कितना मिला अंतर 26 मिला। एक संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है, तो एक संख्या है वो दूसरी की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इन्हें ज्ञात करना, देखो 2 समीकरण बन गए। अब डायरेक्टली इस x की वैल्यू उसमें रख के ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसको मैं करके दिखाता हूँ, ओके, कर देता हूँ मैं। मुझे डायरेक्ट यहाँ पे मिल गया है, तो मैं क्या करूँगा,
x का मान या समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर यह आया x का मान, ऐसा कर देता ना, समीकरण 2 का मान किस में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर। स्टूडेंट समीकरण 1 क्या ये है, x माइनस वाई बराबर कितना है 26 है। इसमें किसकी वैल्यू रख रहा हूँ, इसकी उठाकर, तो x की जगह क्या है 3y है, तो इसकी जगह क्या करूँगा 3y माइनस में y बराबर क्या है 26 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3y में से कितना y घट रहा है 1y, तो बचेगा कितना 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या आएगा 26 बट्टे में 2 आ जाएगा, क्योंकि गुणे में यहाँ पे 2 था, इधर बट्टे में 2 का भाग 26 में जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा 13। तो y बराबर कितना आया 13। अब आप बोलोगे सर भाग कैसे किया, बेटा ये वन शॉट वीडियो, रिवीजन वीडियो बोलते हैं इसको। वन शॉट में आपको सवालों को शॉर्टकट से ऊपर मेथड में, इसमें शॉर्टकट ज़्यादा लेते भी नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं कि 99% जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, मेथड्स हो, वो बहुत अच्छे वे में आपको सिखाई जाए, रिवीजन उनका कराया जाए बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे सर गुणे में 2 था, बट्टे में कैसा चला गया, तो ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना चैप्टर के, एक एक चैप्टर के वीडियो 10-10 12-12 वीडियो बनते 40-40 45-45 मिनट के। अब एक आप चीज़ सोचो, जो चीज़ मैं 5 घंटे में सिखा रहा हूँ उसको 1.5-2 घंटे में, तो उस वे में सिखा पाना मुश्किल है। एक सीखना अलग है और सीखते हुए रिवीजन करना अलग है। हम जो कर रहे हैं वो सीखते हुए रिवीजन करने फास्ट वे में, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से। ओके, न्यू स्टूडेंट्स भी आया उसको भी समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज तो होना ज़रूरी है। जैसे कि ये भी 2 था गुणे में, मैंने y बराबर कर दिया, अब गुणे का 2 इधर क्या चला गया बट्टे में। ये हमने बहुत शुरुआत में स्टार्टिंग से सिखाया है कि बेटा जब गुणे की संख्या बराबर के दूसरी साइड जाती है तो बट्टे में आ जाती है। फिर 2 का भाग दिया इसमें मैं यहाँ पर भाग देकर थोड़ी बताऊंगा हर क्वेश्चन में, ऐसे 2 भागे 26, फिर 2 एकम 2, इधर 0, फिर इधर 6 को उतारूंगा, 2 तिया 6, फिर इधर होएगा 0, बोलूँगा बेटा देखो 13 उत्तर आया, ये 13 ये मेरा, ऐसा थोड़ी करूँगा। समझ में आई बात। ये कब किया जाता है, एकदम बेसिक लेवल से जब हमारे क्वेश्चन चलते हैं। तो भाई साहब नेक्स्ट ईयर भी हमारी बैचेस आने वाली है। हाँ, और एक गुड न्यूज़ रहेगी सबके लिए कि भाई हमारी एक बुक लॉन्च होने वाली है, साइंस की बुक आने वाली है, साइंस की NCERT से एकदम अपर लेवल से बनाई है, ज़बरदस्त ढंग की है। आप एक बार उसको देखना। मैं नेक्स्ट वन शॉट में या जो भी वीडियो होगा उसमें मैं उसके पोस्टर भी यहाँ पे ले आऊँगा, क्या उस बुक की क्वालिटीज़ रहेगी मैं आपको यहाँ पे बता दिया करूँगा। ठीक है, तो y इज इक्वल क्या आया 13 आया, तो x बराबर क्या मिलेगा, तो y का मान किस में रखूँगा, y का मान समीकरण 2 में, किस में, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y। बताओ y का मान कितना आया 13, तो 3 गुणे कितना आएगा 13, ठीक है, 13 तिया 39 39, x बराबर क्या आया 39। तो दोनों संख्या मिल चुकी है, x बराबर 39 और y बराबर क्या हो जाएगा 13, क्या 39 और 13 दो संख्या हैं। समझ में आई बात। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बेटा देखो दो संपूरक कोण है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना 18 अधिक है। मान लीजिए छोटा कोण बराबर y, बड़ा कोण बराबर x। तो मैंने क्या किया, पहली बात संपूरक का मतलब क्या होता है, संपूरक मतलब दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। रोहिना उसमें देखना एक बार, संपूरक का मतलब क्या होता है, संपूरक मतलब x प्लस वाई बराबर 80 डिग्री। पहला समीकरण तो इस स्टेटमेंट से ही बन जाता है कि दो संपूरक कोण है, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। समझ में आया समीकरण 1। दूसरा क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो बड़ा कोण x है, छोटा कोण क्या है y है। तो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा समीकरण यहाँ से बन गया। अब आप इसकी वैल्यू उसमें पुट कर दो, ठीक है, x की वैल्यू उसमें रखोगे आपको y मिल जाएगा। फिर जब y मिलेगा तो आप x भी निकाल लेना है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। अगला क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। ये हमने बहुत पहले ही कर दिया, ठीक है। तो कितने 7 बल्ले, माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य है जो y रुपया है। तो 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। 7 बल्ले और 6 गेंदें गुणा कर दूंगा 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 7 गेंदें 1750 में खरीदी। 3 क्या है बल्ले और 5 गेंदें कितनी खरीदी 1750 में। दो समीकरण बन गया, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स।
अब यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। माना भिन्न का अंश और हर, जब भिन्न चीज़ होती है ना, आपको पता होना चाहिए कि भिन्न किसे कहेंगे। भिन्न संख्या जैसे कि 2/3 है, 5/7, ये भिन्न कही जाती है। ऊपर वाली संख्या अंश कही जाती है, नीचे वाली क्या कही जाती है, हर। नीचे वाली क्या, हर, ऊपर वाली क्या कही जाएगी, अंश। हमें दिमाग में ना हो तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, नीचे क्या है, हर है, हारा हुआ नीचे रहेगा, ठीक है। हर क्या है, नीचे ही रहेगा। कैसे? क्योंकि हारा हुआ आदमी नीचे रहता है, ऐसा। ऊपर क्या है, अंश। तो भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या बोला है, अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए। अंश में भी और हर में भी क्या जोड़े, 2, तो संख्या 9/11 हो जाएगी। देखो, अंश में भी 2 जोड़ा, हर में भी 2 जोड़ा, तो संख्या क्या बनी हमारी, 9/11। अच्छा, यहाँ पर 10 लिखा है, ठीक है बेटा। 9 में क्या बनेगी, 11। अगली चीज़ क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया, देख अंश में 3 जोड़ा, हर में 3 जोड़ा, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, मुझे ये मिला है, अब इसका समीकरण कन्वर्ट करना, समीकरण बनाना है। तो ये पूरा का पूरा पद आएगा 9 के गुणे में, और ये 11 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो 11 का गुणा इधर से होगा x से, तो कितना हो जाएगा, अच्छा 9/11 था ना, हाँ अच्छा हुआ ना, पिछली बार गलती तो हुई थी यहाँ पर। चलिए, तो अब ये पूरा का पूरा पद 11 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 बराबर। ये पूरे के पूरे पद में 9 का गुणा आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, 9y प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। अब बेटा एक काम करते, इसको इधर ले आ जाते, ठीक है। 9y को तो 11x माइनस में 9y बराबर 18 तो था इधर, प्लस में 22 था उधर, इसको वहाँ ले जाएंगे, तो 18 में से 22 घटाना है, 11x माइनस 9y, इसमें से क्या करेंगे, 18 में से 22 घटा रहे, उत्तर कितना आ जाएगा, -4। समीकरण 1 बन गया मेरा, ठीक है। क्या बना, समीकरण 1। अब ऐसे मैंने इसको सोल्व किया कि 6 को इधर ले गया और y प्लस 3 को 5 के गुणे में ले गया, तो 6 को उधर ले गया तो 6x प्लस कितना होगा, 6 18 बराबर 5y प्लस 5 दिया हो गया 15। ये 5y प्लस में इसको इधर ले आया तो माइनस में 18 को उधर ले गया, सोल्व कर लिया, -3 यहाँ पर मिल जाता है। तो दोनों के दोनों समीकरण मिल गए। अब इन्हें हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है, ठीक है। अब आप एक ये थोड़ा स्वयं करेंगे। स्टूडेंट, नहीं जो हम मेथड सीख रहे हैं वो है विलोपन विधि, बहुत ईजीस्ट मेथड है। प्रतिस्थापन विधि से भी ज़्यादा इजी अगर कोई मेथड कही जाती है तो वो है विलोपन। तीनों विधियाँ जो हम सीखते थे उस समय, तो हमारे जब शिक्षक सिखाते थे तो यही कहते थे, बेटा तीनों विधियों में ज़्यादा मत डूबे, आप किसी एक विधि को सीखे, जैसे कि विलोपन विधि बहुत बेटरेस्ट वे में होती थी, ठीक है। विलोपन में क्या होता है, जैसे समीकरण में 2 हमारे चर पद होते हैं, एक x होता है, एक y होता है, दोनों में से किसी एक को विलोपित कर देना है। जैसे कि मैं आपको सिखा देता हूँ, 2x प्लस 3y बराबर 2 दिया है, इधर 2x प्लस 8y बराबर 20 दिया है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब मुझे क्या करना है, पहले किसी एक पद को विलोपित करना है, जैसे कि या तो y को हटा दो या x को हटा दो, और शर्त ये है कि हटाओगे भी आप किसको, जो दोनों समीकरणों में सेम हो। जैसे कि यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है, तो हम यहाँ पे हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, या तो जोड़ करके या घटाव करके। दोनों धन में है ना, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, समीकरण 2 में से एक को घटाऊंगा। बेटा बड़े में से छोटे को घटाएंगे या जोड़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में से एक को घटाऊंगा, क्या करूँगा, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो 2 में से एक को घटा दूंगा, मतलब क्या करूंगा मैं, इधर 2x प्लस 8y बराबर 20 लिख दूंगा। इसमें से एक वाले को घटा रहा हूँ, यानी 2x प्लस 3y बराबर में 2 है। मेरे को क्या करना है, घटाना है। रियल में घटाना मतलब क्या होगा, ये माइनस की निशानी, इधर प्लस है तो ये माइनस कहलाएगा, 20 ये क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब 2x में से 2x घटेगा, पूरा विलोपित हो जाएगा। 8 में से 3y घटेगा, कितना, इधर माइनस रखा है ना मैंने, घटाना मतलब यहाँ पे माइनस रखना है। और माइनस क्या दर्शाता है कि 8y में से 3y घटा रहे, तो 8y में से 3y घटेगा तो 5y बराबर, अब 20 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 18। ये मैंने क्या किया, अब 5y बराबर 18 मुझे मिला है, तो विलोपित क्या हुआ, x वाला पद। समझ में आई। विलोपन विधि में क्या करना है, किसी एक पद को हटा देना है, गायब कर देना है। क्लियर।
कैसे करेंगे, या तो आपको दिया हुआ रहेगा दोनों पद समान हो ऐसे, अगर नहीं दिया है, अगर नहीं दिया हो तो आप समान कैसे करोगे। जैसे यहाँ पर दिया है 2x प्लस 7y बराबर 14 दिया है, मुझे यहाँ पर x प्लस 3y बराबर 2 दिया है। अब यहाँ पे तो आप देख रहे हो ना y समान है ना x समान है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि इस पूरे समीकरण में गुणा करो। देखो यहाँ पे क्या 2x है तो इसको भी 2 कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 6y प्लस ये हो जाएगा 4, 2 का इधर 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 सब जगह गुणा हो गया। अब देखो ये और ये सेम है कि नहीं, देखो x से x उड़ जाएगा, आराम से उड़ जाएगा। अब इसमें से इस समीकरण को घटा दोगे, x में से x उड़ जाएगा, मतलब विलोपित हो जाएगा। क्लियर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ऐसा ना हो जैसे कि 2x प्लस 3y बराबर 3 दिया है और इधर दिया है 3x प्लस 4y 2y बराबर माइनस में 2। अब इस समीकरण में आप क्या करोगे भाई, अब देखो इसको समान करना, इन दोनों को कैसे करोगे, आप क्या करोगे, इधर किसका गुणा करोगे, तो आप बोलोगे सर इधर 2 का करूँगा तो ये 6 हो जाएगा। ऐसी कोई संख्या ही नहीं बन रही है जिससे मैं इन दोनों को समान करूँ। इधर क्या करोगे आप, इधर भी ऐसा ही हो रहा है, तो बेटा कुछ नहीं करना है। समान किसको करना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं y को, इस बार हम y को विलोपित करते हैं, y को कैसे करेंगे, देखो अब इधर भी नहीं होगा तो हमें क्या करना है, 2 समीकरण हमारे पास, एक ये वाला एक ये वाला, तो ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाले समीकरण में दोनों में गुणा करना पड़ेगा। किसका करना है, ऊपर वाले में इसका गुणा करेंगे, किसका, y के आगे का, नीचे वाले में किसका करेंगे, y के आगे के जो सगुणक है इसका। तो ऊपर किसका गुणा करेंगे 2 से और नीचे किसका गुणा करेंगे 3 से। तो करो, देखो ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुणा किया तो ये 4x प्लस ये 3 दूनी कितना होगा 6y बराबर ये 3 दूनी क्या हो गया 6। ये समीकरण 1 बना। समीकरण दूसरा कैसे बनेगा, इसमें 3 का गुणा कर दो तो 3 3 का 9x, ठीक है, प्लस 3 दूनी क्या होगा 6y बराबर 3 दूनी क्या हो गया -6 बराबर समीकरण में 2। देखो y और y बराबर हो गया, दोनों में y मिल गया। अब आप एक काम करो, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो या 2 में से 1 को घटा दो। जब घटाएंगे तो y से y उड़ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, विलोपन। विलोपन विधि हम तभी ही कर सकते हैं जब बने हुए समीकरण के अंदर आप किसी पद को गायब करने की आप में क्षमता हो। ठीक है, जैसे कि सवाल को सीखते हैं। प्रश्नावली 3.4 में ऐसा दिया, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से करना। मैं आपको विलोपन सिखाऊंगा, प्रतिस्थापन तो सीख चुके हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए यार कितनी मेहनत थी, मैंने लास्ट वीडियो में की थी, पूरी उड़ चुकी है, लेकिन प्रॉफिट आपको है कि अधिक क्वेश्चन देखने को मिले वन शॉट में भी। x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, देखो मेरे को अगर गायब क्या करना है, मैं इधर ऊपर 2 से गुणा करके अगर x को गायब करना चाहूँ तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर y को गायब करना चाहूँ तो मेरे को इधर 3 से गुणा करना है। मैंने क्या किया है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में मैंने 3 से गुणा किया तो क्या बना 3x प्लस इधर 3 से गुणा किया 3y बराबर 3 पंजे 15, ये समीकरण 3 बना। अब उसको भूल जाना। अब हमारे मेन समीकरण कौन से, ये वाले भाई, इसमें मैंने गुणा कर दिया ना, अब मेन ये है। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो ये 3y माइनस में 3y क्या प्लस में। अब उड़ेगा कैसे, एक संख्या धन में दूसरी ऋण में, तो दोनों को जोड़ कर दूंगा। ठीक है, तो समीकरण 3 और दोनों को जोड़ने पर 3 और 2 को दोनों को मैंने जोड़ दिया। जब 3 और 2 को जोड़ा, 3 ये वाला है 2 ये वाला है। ठीक है, ये 2 ये रख दिया 3 ये, दोनों को जोड़ा तो क्या होगा, एक संख्या प्लस में एक माइनस में पूरी उड़ जाएगी। 3x और 2x जो है वो जुड़ेगा तो कितना बनेगा 5x। 15 प्लस 4 कितना हो गया 19। तो यहाँ पर मुझे x बराबर क्या मिलेगा, 5x बराबर 19 मिला, तो x बराबर मिलेगा 19/5। मुझे यहाँ पर x मिल चुका है भाई। अब मैं क्या करूँगा, एक बार जब एक वैल्यू मिल जाए तो दूसरी वैल्यू को क्या करना है, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। ठीक है, आप 1 मेरे को 2 मेरे को 3 मेरे को ध्यान रखना है, छोटे से छोटे समीकरण मेरे को छोटा ये लग रहा है, तो मैंने 19/5 का मान किस में रखा, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 5 x प्लस वाई बराबर 5। इधर मैंने x की वैल्यू रख दी 19/5 प्लस वाई बराबर 5। y बराबर क्या है 5 है, 19 को उधर ले जाऊँगा, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ यहाँ से पूरा का पूरा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर y बराबर 5 है और ये 19/5 उधर जाएगा तो माइनस में 19/5, पूरे के बटे में कुछ नहीं तो 1। भाई चौकड़ी गुणा कर दूंगा, इसका इससे इसका इससे, इन दोनों का आपस में 25 माइनस 1 का गुणा 19 से 19/5 कम हो जाएगा 5। फिर क्या करूँगा, 25 में से 19 घटाऊंगा तो 6/5। ये मेरा हो जाएगा फाइनल उत्तर। y बराबर कितना मिलेगा 6/5 यहाँ पर मिल जाता है। एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप विलोपन विधि से आराम से हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई,
देखो तो मैं क्या करूँगा, इधर y है 4y, इधर क्या है 2y है, तो मैं इस समीकरण में 2 का गुणा कर सकता हूँ ना। समीकरण 2 में कितने का, 2 का गुणा करने पर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 4x, फिर इधर 2 का गुणा माइनस 4y बराबर इधर 2 का गुणा तो कितना हो जाएगा 4। ये समीकरण मेरा बना 3। ठीक है, अब बेटा 1 और 3 को ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, 1 और 3 को मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है चलो जोड़ देते तो क्या हो जाएगा, देखो 3x प्लस 4y बराबर 10। इसमें क्या जोड़ना है मुझे, ये वाला 4x माइनस 4y बराबर 4। तो बेटा जोड़ रहा हूँ तो जो सामान्य संख्या हो तो जुड़ जाएगी, 10 और 4 जुड़ेगा 14 हो जाएगा, 7 अरे 3 और 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 7x। बट इधर क्या हो जाएगा, देखो 4y प्लस में और ये माइनस में पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 7x बराबर 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7, भाग देंगे 7 दूनी 14, तो x बराबर फाइनली मुझे कितना मिला, 2 मिल गया। अब x बराबर 2 मिला तो y बराबर आसानी से मिल जाएगा। इस x की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दो, छोटे से छोटा समीकरण उठाकर। ठीक है, चलो निकाल देते, x बराबर 2 है तो समीकरण x का मान किस में रखूँगा, समीकरण छोटे से छोटा कौन सा है, इजी वही रहता है कहने का मतलब। तो चलिए इसमें रख देते, 3x प्लस 4y बराबर 10। x का मान 2 आया है ना, तो 3 इधर x की जगह क्या कर दूंगा 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 6 उधर जाएगा, 4y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, 4y बराबर कितना होगा 10 में से 6 घटा 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/4, भाग जाएंगे उत्तर आएगा 1। तो y बराबर फाइनली उत्तर कितना आया 1। ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर 1 आया। भाई वन शॉट में हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छे क्वेश्चन सीखे। यहाँ पर आपको मैंने जनरेट करके दे दिया, विलोपन विधि से हल करना है, वही वाला है जो पिछली बार हम लोग किए थे, उसी ढंग का है। कोई एक भिन्न है, भिन्न x/y के फॉर्म में होगा। ठीक है, मान लीजिए अंश x है और y जो है वो क्या है हर है, तो हम अंश में 1 जोड़ देवे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 बनेगा। मतलब क्या, अंश में 1 जोड़ दिया, अंश में 1 जोड़ दिया है और हर में से 1 घटा दिया है, तो संख्या जो बनेगी वो 1 बनेगा। ये समीकरण 1। यदि हर में 1 जोड़ दे तो संख्या 1/2 हो जाती है। हर में सिर्फ क्या जोड़ना 1, मतलब अंश एज इट इज रहेगा वैसा का वैसा ही, हर में क्या जोड़ना 1, तो संख्या क्या हो जाती है 1/2। ये मैंने बना के लिख दिया जो बुक में। तो वो भिन्न क्या होएगा, तो वह भिन्न हमें ज्ञात करना भाई। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से देखो y माइनस 1 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊँगा तो 1 के गुणे में आ जाएगा, तो 1 के गुणा करेंगे तो संख्या तो वही की वही रहेगी। यहाँ पर y माइनस 1, तो प्लस में 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 तो था ही, ये +1 उधर जाएगा तो -1, -1 और -1 ये हुआ -2, x बराबर y -2। ठीक है, ये मेरा समीकरण कौन सा बना स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीसरा समीकरण बना। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, फिर यहाँ पर मैंने समीकरण बनाया, जैसे कि इसको मैं यहाँ ले गया, y+1 को उधर ले गया, ठीक है, और 2 को इधर ले आया तो 2 का गुणा x से हुआ तो क्या बना 2x, इसको वहाँ ले गया तो क्या हो गया y+1। ये मेरा बना समीकरण नंबर 2। ठीक है, मुझे यहाँ पर 2 समीकरण ऐसे मिल चुके। अब स्टूडेंट्स आप इसको विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई सोनू और नूरी की आयु की क्वेश्चंस के कुछ तरीके हैं भाई, देख लो एक बार, आप स्क्रीनशॉट उतार लो, इक्वली आप लोग समझ के थोड़ा इसको कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ओवरऑल पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो सीखा। चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया स्टूडेंट, चैप्टर नाम फिर से हम लोग जहाँ से शुरू किए थे वहीं ख़त्म करेंगे, जहाँ से ख़त्म किए थे वहीं से फिर से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। तो भाई बहुत ग्रेट क्वेश्चंस है, बहुत ग्रेट थियरीज़ है, बहुत ग्रेट हमारे वन शॉट वीडियोज़ है। अब देखो समझो, मैं कहता हूँ भाई जब एक समय था ऐसा कि रियल में स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता था। स्टूडेंट्स बहुत पढ़ने लिखने वाले थे, ठीक है, एवरेज बच्चे भी थे तो वो भी फेल हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम ऐसी क्वालिटी है कि टॉपर तो टॉपर बना ही रहता है, लेकिन जो एवरेज बच्चा है वो भी टॉपर्स की लिस्ट में आ जाता है, और कमज़ोर बच्चे जो होते हैं वो फेल तो नहीं ही होते हैं। ठीक है, इतनी क्वालिटी एजुकेशन में आ चुकी है, इतना रेवोल्यूशन जो वो यूट्यूब में आता जा रहा है। ठीक है, तो भाई
जो व्यक्ति ऑफलाइन में कैसा भी कितना भी घटिया पढ़ा सकता है, लेकिन वो जब यूट्यूब पे आता है तो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके लाता है, बहुत अच्छे ढंग से लाता है। कोई भी XYZ टीचर हो, किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हो, किसी भी ऐप पे पढ़ा रहा हो, किसी भी वेबसाइट पे पढ़ा रहा हो, तो जब वो ऑनलाइन पढ़ाने उतरता तो उसे पता है कि मुझे हज़ारों बच्चे देख रहे, तो वो 100 एंड टाइप की जो वो है रिसर्च करके आता है, चीज़ों को संभाल कर देख कर लाता है, ना कि बराबर गलती हो। लेकिन गलती तो क्या एक सामान्य सी बात है, वो कई बार हो जाती है, ठीक है, वो कॉमन बात है, इंसाने हो जाती है, बराबर बड़े से बड़े नेताओं से हो जाती है, नरेंद्र मोदी जी से हो जाती है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। जब वो इतनी मेहनत करके लाते हैं और फिर आप देखते हो चीज़ें, आपको कई बार अच्छी भी लगती है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं देते हो, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई क्या कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा और क्या करना चाहिए। जैसे कि अब मैं इतने वीडियोज़ यहाँ पे लाया हूँ, जीव जनन कैसे करते हैं, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, हमारा पर्यावरण, मानव नेत्र, प्रायिकता, अनेकों ऐसे वीडियो डगलो है। ये तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट यहाँ पर जाहिर की है सामने आपके। आगे और भी आने वाले, आगे और भी आएंगे, बहुत कुछ आगे करेंगे अपन लोग, ठीक है, मिलके सब लोग। तो भाई कमेंट में ज़रूर लिखना है वीडियो कैसा था, आंसर्स, कुछ क्वेश्चन मैंने जो समीकरण जनरेट करके दिए उसके आंसर्स भी आपको कमेंट में करने हैं। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, कमेंट ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो वही क्या है कि न्यू वीडियोस आप तक आती रहेगी, ठीक है। और न्यू स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, हिंदी मीडियम के जो भी कमज़ोर छात्र हैं, यूपी के, MP के, बिहार के, राजस्थान के, गुजरात में भी इवन बच्चे रहते हैं, तो हिंदू मीडियम में जो है, हिंदी मीडियम में बहुत समस्याएं है अभी भी। मुझे इतना अच्छा खास अभी तक नहीं दिख पाया कि जो इंग्लिश मीडियम में जो रेवोल्यूशन आ चुका है, जो किताबें हैं, जो मॉड्यूल उन्हें मिल जाता है इंग्लिश के अंदर, वो उतनी चीज़ें हिंदी में नहीं मिल पाती है। स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस की एक बुक ला रहे हैं, NCERT की बेस रहेगी, NCERT के ऊपर रहेगी, उसकी सब नोट्स रहेगी, NCERT के क्वेश्चन रहेंगे, उसके सॉल्यूशन रहेंगे, और प्रीवियस ईयर कुछ CBSE UP बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस भी उसमें रहेंगे अच्छे अच्छे। तो भाई टिके रहे चैनल पे, जब जल्द ही आपको वो गिफ्ट मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।